नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे आरक्षण को लेकर, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण को लेकर विधेयक जो है वो पास यहां पर किया गया है। तो आपको बताते चले कि विधेयक पेश के बाद किस तरह से पूरे समीकरण यहां पर बदलेंगे, इस पर हर किसी की नजर है। तो बड़ी अपडेट आपके सामने। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी किस तरह से एक बड़ी सौगात यहाँ ओबीसी समुदाय के लिए मानी जा रही है, क्योंकि ओबीसी को यहाँ जो आरक्षण है वो मिलेगा। और लोकसभा में स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर में 40% यहाँ ओबीसी की आबादी बताई गई है। 30 से 40% लगभग की आबादी है, और भारत में 52% आबादी जो है वो ओबीसी की है। और साथ ही बताते चले कि विश्वकर्मा योजना और ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है वो अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी चलती नजर आएगी, और पूरे देश के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से समीकरण बनते नजर आएंगे। तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी यहाँ अपना मंडल 2.0 की झलक यहाँ दिखाना शुरू कर चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में कहार, कश्यप, केवट, मलाहा, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बेंद, राजभर, दीवान, बाथम, तुरहा, गोड़िया, भर, माझी और मछुआ ऐसी 17 अति पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिस पर कहीं ना कहीं ये खेल जो है वो अब रचता नजर आएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से, जहां पर आप देखिए स्थानीय निकाय चुनावों में किस तरह से संशोधन को लेकर बात की गई है। विधेयक को पेश किया गया है लोकसभा में, और जम्मू कश्मीर में 30 से 40% ओबीसी की आबादी है। पूरे भारत में 52% ओबीसी की आबादी। लेकिन अब समझना ये होगा कि समीकरण किस तरह से यहाँ पर रहते हैं। और साथ ही बताते चले कि लगातार यहाँ पर वोट बैंक बटोरने की कोशिश भी की जा रही है, किस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहना था, वो जरा देख लीजिए। आइटम नंबर 20A, श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का 9, जम्मू कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 का 20 तथा जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 का 21 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन की ओर चलेंगे, इस वक्त पैनल में हमारे साथ अपनी पार्टी से यासिर खान ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ पीडीपी पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत। और मुजफ्फर खान हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। यासिर जी, किस तरह से इस पूरे विधेयक को देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और ये सामने नज़र आ रहा है कि अब बीजेपी जो है वो देख रही है, एक बड़ी आबादी है कि ओबीसी को कि कैसे उसका वोट कैच किया जाए। और साथ में आप देखिए, अगर कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म पे करती थी सियासत, तो बीजेपी ने धर्म पर भी कर रही है और पहले भी की। तो अब इन एडिशन जो है ये लोकसभा के चुनाव हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए तो ओबीसी के लिए ये जो है जिस तरह से ओबीसी पर सियासत शुरू की है। लेकिन यासिर जी, धर्म के साथ जोड़कर तो राजनीति को नहीं देखा जा सकता है। 1528 में राम मंदिर का मुद्दा जो है वो शुरू हुआ था, और 2024 में जाकर इसे पूरा किया गया है। वीरेंद्र जी, देखिए, ऐसे है कि ये जो आज रिजर्वेशन है ओबीसी को ये दी गई है, तो ठीक कहा एडवोकेट साहब ने भी, इस पर सियासत जिस तरीके से ये दी जा रही है उस पर पूरी सियासत की जा रही है। देखिए, ऐसे है कि अच्छी बात है अगर किसी कम्युनिटी को, किसी बरादरी को रिजर्वेशन मिलती है तो उसमें तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से अपोजिशन ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था पार्लियामेंट के अंदर। अभी तो ये इसको डिले करना चाहते थे पिछले सेशन में, तो अपोजिशन ने जोर दे के ये कहा था कि इनको दे देनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि आज ठीक है ओबीसी रिजर्वेशन आपने दी, अब रिजर्वेशन देने के मायने कितने होंगे, क्या नहीं होगा, वो भी बड़ी बात देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो देश के मुद्दे हैं, मैं कहता हूँ रिजर्वेशन दीजिए आप, लेकिन देश के मुद्दों से ध्यान मत भटकाइए। आज देश के मुद्दे क्या हैं? आपको याद है कि जब 2015 में इनकी सरकार बनी, 14 में सॉरी, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने देश के, तो देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था उस वक्त? सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। तो आज मुझे बताइए 10 साल राज करने के बाद, तो 10 सालों के बाद आज आप देखिए कि क्या महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, भ्रष्टाचार आज कहां पर, करप्शन की अगर हम बात करें तो मैं समझता हूं कि आज तो
गिनती नहीं रहेगी करप्शन कितनी लेकिन हो रही है। सरकार तो दावा करती है यहाँ पर वीरेंद्र जी कि पिछली सरकारों की तरफ से 70 सालों में जो काम किया गया उसे ठीक करने के लिए समय लगता है। सरकार तो दावे ये भी करती थी मुजफ्फर जी। 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएगा, आज तक आया नहीं। मुजफ्फर जी। आशा जी, मैं इस रिजर्वेशन के खिलाफ तो नहीं हूँ। अच्छी बात है अगर किसी डाउन ट्राइबल कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिली है पंचायत में या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो ये एक अच्छा शुगुन है। लेकिन जिस तरह पीटीपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि रिजर्वेशन से ऊपर उठना पड़ेगा, और हमको ये भी देखना है कि जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है पूरे मुल्क के लिए, जिसको पूरे मुल्क ने लपेटा हुआ है। महंगाई, आप अगर आज से 5-7 साल पहले या 8 साल पहले कुकिंग सिलेंडर का रेट अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल में 2 गुना वो बढ़ा है। पेट्रोल की और डीजल की कीमत आप देखोगे 2 गुना बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुई है। एक तरफ तो हम दुहाई दे रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं मुल्क के अंदर, तो अनएम्प्लॉयमेंट लगातार राइज कर रही है। लेकिन सरकार तो कहती है कि स्वरोजगार योजना चलाई गई, मुद्रा योजना चलाई गई, मिशन यूथ यहाँ पर चलाया गया और मिशन यूथ के तहत लोगों को अपग्रेड आगे किया गया, उन्हें फायदा यहाँ पर दिया गया। मुजफ्फर जी। आशा जी, मैं कहता हूं सब योजनाएं आप मानते हैं चलाई हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पे इंपैक्ट क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुई या गिरी? अगर वो राइज हुई है तो इसका मतलब ये योजनाएं जो हैं ये इनसफिशिएंट हैं और इसमें कोई बहस मुबासा नहीं किया गया, माइंड अप्लाई नहीं किया गया ताकि उसका बेनिफिट ग्रास रूट लेवल पर जाए। अगर ये तमाम योजनाएं जो हैं इससे बेनिफिट हुआ होता तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल होता, पर कैपिटा इनकम भी हमारी बढ़ती, बेरोजगारी घटती, बल्कि उसके बरक्स हुआ। पर कैपिटा इनकम को लेकर तो वो कह रहे हैं कि दोगुनी यहाँ पर आय जो है लोगों की हुई है, दावा किया जा रहा है। यासिर जी। देखिए, इस वक्त जो हमारे जम्मू कश्मीर की हालत है, आप देखें कि ठीक है अगर सरकार कह रही है उसने कुछ काम किए भी होंगे, मैं नहीं पूरी तरह इनकार नहीं करूंगा, कुछ एरिया होगा पर्टिकुलर, कुछ एरिया में काम किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखें कि यहाँ पर कितनी एडवर्टीजमेंट हुई है, आप देखें ना, अब इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, तो इस वक्त आप पेट्रोल की कीमत सीधा 97 से आप इस वक्त 67 कर दो, ये तो सामने नजर आ रहा है। या उसको एकदम जब इलेक्शन आपकी गवर्नमेंट दोबारा बनती है अगर इन केस, तो आप क्या करते हो, फिर दोबारा से उसको राइज करके 110-120 पे तक पेट्रोल डीजल लेके जाते हो। तो ये सामने दिख रहा है ना, अगर आपको हमदर्दी है तो आप 5 साल लोगों के लिए काम करें ना। ये 6 महीने, ये 3 महीने का ये जो नुक्सा देकर लोगों को उकसा कर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वोटर को अट्रैक्ट करना, आप मुझे बताएं 5 साल में इन्होंने कितनी एडवर्टीजमेंट किया जम्मू कश्मीर में, कितने लोगों को रोजगार दिया है और कितने बड़े यहाँ पर स्कैम्स हुए। और एपटेक जो थी उसी कंपनी को दोबारा से इन्होंने हायर किया, जब यहाँ के नौजवान, ये युवा यहाँ का ये कह रहा था कि उस कंपनी को मत हायर करो, वो आर ब्लैक लिस्टेड है वहां पर, तो देन फिर उसी को दोबारा किया। आप मुझे बताया ना, जम्मू कश्मीर के यहाँ पर नहीं लगाई गई। जी आशा जी, आप देखें कि जम्मू कश्मीर के यहाँ के तजारत वाले लोग जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको क्या फायदा हुआ? आप देखें, आप अगर ये बोलेंगे कि हमने ट्रेडर को बहुत बड़ा कोई उनके लिए कोई कंपनसेशन रखा है या उनको कोई फायदा दिया, अब ये बार बार बात करेंगे कश्मीर में हमने टूरिज्म को जो है बूस्ट किया, लेकिन टूरिज्म को बूस्ट किया तो कुल मिला के देखना है कि जम्मू कश्मीर में फायदा किस सेक्टर को कितना हुआ है। आम लोगों की फीडबैक आ रही है, फीडबैक वो दे रहे हैं कि भाई देखें बहुत अच्छे से रोजगार चल रहा है, काम चल रहा है। आप देखें कि जम्मू देखिए ऐसे आशा जी कि अगर लोग कहते हैं बहुत अच्छे से कामकाज चल रहा है तो सड़कों पर धरने क्यों है, नौजवान सड़क पर क्यों है, प्रेस क्लब के बाहर 144 क्यों लगी है, क्यों कोई आदमी अपनी बात करने के लिए उसको प्रोटेस्ट करने से रोका जाता है? देखिए आज देश जहां खड़ा है उसकी बात बड़ी अहम करनी जरूरत है। बेरोजगारी एक ऐसा, मैं कह रहा हूँ, इशू है जिसपे सारा नौजवान उसके दलदल में फंस चुका है। अब आप मुझे बताइए, हम नहीं कहते हैं सरकारी नौकरी रोजगार होती है, मुद्रा योजना की बात की और यूथ स्टार्टअप की बात अगर ये करते हैं, 10 लाख रुपए एक आदमी को देते हैं, पहले ये तो ये चेक करें कि पिछले 10 सालों में कितने लोगों को आपने मुद्रा के तहत रोजगार दिया, कितने लोगों को आपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीमें, आप तो स्कीम बनाते हैं 25 करोड़ लोगों को सुनिए, गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, ये दावा किया गया। ये कोरा झूठ है। अगर 25 करोड़ लोगों या 10 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर लाया तो 80 करोड़ फैमिलियों को तो आप 5 किलो राशन दे रहे हो। आप मुझे बताइए 5 किलो राशन कौन एक्सेप्ट कर रहा है फिर?
जिनके पास अगर मैं जो सीधी सी बात कहता हूं, आपने अगर गरीबी रेखा से लोग ऊपर लाए, हम किसी को राशन देने के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आपने लाए हैं तो फिर 80 करोड़ फैमिलीज को जहां लोग क्यों आप दे रहे हो? ओबीसी की अगर बात कर ले वीरेंद्र जी, तो इससे पहले ओबीसी को क्या फायदा दिया गया? केंद्र सरकार की नौकरियों में उन्हें भाग मिला करता था, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से क्या काम किया गया था उनके लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा जो आज विधेयक पेश किया गया है और ऑपोजिशन लगातार हमलावर हो रही है। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट में दी थी, अपोजिशन सारी इकट्ठी थी, आज ओबीसी की रिजर्वेशन के खिलाफ थोड़ी कोई बात कर रहा है। हम तो वेलकम कर रहे हैं, अच्छी बात है दी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो देश के मसले हैं इनको टाइम देखिए ना कौन सा है। ये हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आज तो बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन यहाँ है नहीं, मुझसे 3 सवाल पूछना, कभी बात ही नहीं करते। हर साल 2 करोड़ नौकरी इन्होंने वादा किया था, 20 करोड़ लोगों का नाम दे दें पिछले 10 सालों में जिनको इन्होंने रोजगार दिया। स्वरोजगार शुरू किया गया, आत्मनिर्भर भारत बनाया गया, स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम किया गया है, 54,000 करोड़ रुपए निवेश जम्मू कश्मीर के अंदर हुए। डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है, इसमें शक नहीं, लेकिन हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब मैं डेवलपमेंट में एक ही मिनट लूंगा। डेवलपमेंट हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उनके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आलीशान बंगले बने। मुजफ्फर जी, आशा जी, फर्ज करके कोई भी रिकॉर्ड अगर आप पेश करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये जो आपको जो डाटास दे रहे हैं ना, ये डाटा सारे जो हैं ये फर्जी डाटा है। अगर आप डाटा मुझे नहीं दे रहे हैं, डाटा नीति आयोग दे रही है, सीएमआई की तरफ से डाटा है सामने। सब मैं कहता हूँ ऑफिशियल डाटा पर डाटा दिए हैं, एनजीओ ने भी डाटा दिए हैं। ऑफिशियल डाटा भी जो है जम्मू कश्मीर का, वो शो कर रहा है कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट की राइज हुई है तो इन पिछले 4 सालों में हुई है। वो तो ऑफिशियल डाटा भी यही कह रहा है। मैं कहता हूँ इन सब चीजों को, ये जो हम बहस छेड़ी है हमने, इसको छोड़ के अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाए ना, नौजवान को पूछें, यहाँ का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो रो रहा है। यहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट है, पर आज ओबीसी को लेकर ज्यादा फोकस है। बिल्कुल, मैंने कहा, मैं उसके हक में हूं कि ओबीसी जो हैं, डाउन ट्रेडन जो लोग हैं, उन तक डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचनी चाहिए, उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन स्कैटर्ड है और वो कहीं भी कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहां से वो इलेक्ट होकर अपने बलबूते पे आ सकते हैं। हमारी सोसाइटी कास्ट रिडन सोसाइटी है और इसमें अगर उनको रिजर्वेशन मिली है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, टाइमिंग पे मैं ये कहूंगा कि लेकिन मुजफ्फर जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से दोनों पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि 2024 की लोकसभा का ये चुनाव का समय है और इस समय पर इस तरह से बुलाना, मैं आपको वही अर्ज करने ये तो हर पार्टी की रीत है कि जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े ऐलान होते हैं, घोषणाएं होती हैं। बस वही, दिस इज कॉल्ड पोल हाइपरबोले। और ये बिल पहले भी आ सकता था। 8 साल पहले, 8 साल आपने इन ओबीसी के गवाए और 24 के इलेक्शन के 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपने बिल पेश किया। उसके पीछे इससे पहले विमेन रिजर्वेशन बिल को भी पेश किया गया था, उसमें भी आपने देखा किस तरह से सुधार करने की कोशिश हुई। वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर वो अभी 29 महिला आरक्षण को लेकर काम, ओबीसी आरक्षण को लेकर काम, आरक्षण बहुत अच्छी बात है, बहुत अरसा से सुन रहे हैं पिछले 20 सालों से, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट कब है? वो इट विल कम इनटू लाइफ ओनली आफ्टर सेंसस ऑफ 2029। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2047 का लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। 2047 को भी 25 साल है। आप आपकी बात करें। देखिए, मैं कीजिएगा जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं आपको एक चीज कहूंगा कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिली, इसका हम सब भी वेलकम करते हैं, हमें खुशी है मिली। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि पहले 27% तो उनको मिली थी, चलो जम्मू कश्मीर के अंदर उनको जो रिजर्वेशन मिली, उसके लिए आशा जी आप एक चीज देखें, उसके लिए वैकेंसी भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। कौन से इन्होंने प्राइवेट सेक्टर लगाए 2019 के बाद के? आप देखें पूरे जम्मू कश्मीर में कि ओबीसी की अगर रिजर्वेशन मिली है तो कहां जाएंगे वो? कौन से यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज खुले हुए हैं या स्किल कोर्सेज कराए जा रहे हैं या टेक्निकल कोर्सेज कराए जा रहे हैं? उतनी नौकरियां भी तो फ्राहम करनी पड़ती हैं। खाली रिजर्वेशन देने से थोड़ा कुछ होगा। आपने किसी को चावल तो दे दिए, लेकिन चूल्हा ही जलाने के लिए नहीं होगा, उन चावलों को वो क्या करेगा? लेकिन वो तो कहने का मकसद 70 सालों में ये काम तो किया गया। देखिए, पिछले 10 साल से हुकूमत जो थी वो इन्हीं की थी। अब जब रिजर्वेशन उनको पहले 27% मिली, वो किसी और हुकूमत ने जब दी थी, लेकिन अगर अब दी है तो 10 साल हुकूमत किसकी थी? वो तो अकाउंटेबिलिटी इन्हीं की है ना, तो इन्हीं की जिम्मेवारी थी।
आप कोई दे रहे हैं, उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो टाइमिंग है अपने फायदे के लिए दे रहे हैं, ना कि आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, अपने फायदे के लिए और अपने इक़्तिदार के लिए। लेकिन दावा तो ये होता है बीजेपी पार्टी की तरफ से कि कतार में लगे हुए आखिरी व्यक्ति तक पूरा लाभ पहुंचना चाहिए, उस पर काम आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो डेटा प्रोवाइड करता है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। आप कैसे उस पर आत्माद कर सकते हो? ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है, वो डेटा जा रहा है, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? गूगल डेटा तो पूरा एग्जैक्ट आता है, लेकिन ग्राउंड में जाकर एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इसके बरक्स है, वहां पर तो कुछ नहीं है, वहां पर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। आप यहाँ की जम्मू विदन जम्मू देख रहे हैं, जहां पर कह रहे हैं स्मार्ट सिटी है, यहाँ की जो लिंक रोड है उनकी हालत देख लीजिए, तो देहातों की हालत देखें आप। देखिए ऐसे आशा जी कि जो आज की सरकार के वादे हैं या दावे हैं, हम पूछते हैं कि 2024 में इंडिया कहाँ खड़ा है, तो बीजेपी का एक जवाब होता है कि इसके लिए नेहरू जी जिम्मेवार हैं, 47 से लेके आज तक की सरकारें जिम्मेवार हैं। हम पूछते हैं आपने क्या किया, वो कहते हैं इसका असर आपको 2047 में मिलेगा, इसका असर आपको 2047 में मिलेगा। अब पता नहीं 2047 में मैं हूंगा नहीं हूंगा, ये किसको क्या पता है। आज मुझे बताइए कि 2024 की बात क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? आप 2047 के नाम पे आज को वोट मांगना चाहते हो। मैं कहता हूं कि आप बताइए कि आपने हमारी क्या डेवलपमेंट की है। मुझे बताइए कि जब आपने सरकार संभाली 55,000 रुपए एक आदमी पर कर्जा था, आज 2 लाख से ऊपर हो गया, इसके लिए डेवलपमेंट को जिम्मेवार कौन लेकर है? बात हो रही है तो हर घर के अंदर जल पहुंचाया गया, नल पहुंचाया गया, सरकारी नौकरी तो नहीं है लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने की मैं बात कहता जरूर हूं कही किस गई, आत्मनिर्भर भारत और बनता सरकारी किससे है? नौकरी भी दिलाई गई है, नहीं, नियुक्ति नहीं, पत्र बांटे गए हैं नहीं, वो वीरेंद्र जी। झूठ है, फ्रॉड है। मैं ये कहना लगभग चाहता 30,000 हूं, सुनिए। नौकरियां बताई गई हैं। और जी आपने 10 करोड़, आपने नहीं, बीजेपी ने कहा 10 नित्यानंद राय करोड़ की तरफ नौकरियां। से डाटा सामने रखा मैं गया कहता हूं कि डाटा तो उनका ये भी कहता है कि भारत जो है बहुत आगे चला गया, लेकिन डाटा उनका ये भी कहता है हम 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले आए। लेकिन डाटे जो सही बात है कि 5 लाख 25 करोड़ लोग 25 करोड़ को तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो दावे हैं वो झूठे हैं। मुजफ्फर जी, ये जितनी भी बहस मुबासा है, इसका बेनिफिट और जितनी योजनाएं हैं वो तब है कि ग्राउंड लेवल पे आदमी ये कहे हाँ मुझ तक ये चीज पहुंची है। जल हर घर नल जो है, नारा लगाने से नल पहुंचा नहीं, पानी तो पहुंचा नहीं कहीं भी। नल पहले भी लगे थे, वो भी तब भी सूखे थे, आज भी सूखे हैं। अरे भाई जब आप उसको रिसोर्सेस के साथ टैप नहीं करोगे, आपका कोई बंदा तो वहां मुलाजम है नहीं जो कि उस स्कीम को चलाएगा। बस ये खाली ये है कि एक स्लोगन है, स्लोगन बहुत सारे। लेकिन मुजफ्फर जी इस बार तो आम जनता भी अप्रोच कर रही है, आम जनता भी अपनी आवाज को सामने रख रही है कि मोदी के समय में आप बहुत अच्छे से काम हुआ है, बेहतर तरीके से काम हुआ है। आशा जी अगर आप, अब मैंने कहा ना, अगर आप ये पार्टी एफिलिएटेड लोगों को छोड़कर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप आम आदमी के पास जाओ, वो रोना रोता है, वो कहता है महंगाई ने मुझे मार दिया, मैं बच्चों को कहां से चलिए मुजफ्फर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीरेंद्र जी आपका भी दूंगा? धन्यवाद, यासिर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ पर लोकसभा चुनावों को लेकर बात हो रही थी और ओबीसी को जो आरक्षण देने की बात हुई है, विधेयक को पेश किया गया है, इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन फिलहाल आरोप पूरी तरह से लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो पिछले 70 सालों से काम नहीं हुआ है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारत के अंदर किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनावों में किस तरह से समीकरण बनता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।